कभी सोचा है कि यूरोप में एक ऐसा भी देश है जिसकी पूरी कहानी, जिसका पूरा इतिहास हमेशा उसके ताकतवर पड़ोसियों ने लिखा है? चलिए आज जानते हैं बेलारूस की कहानी। एक ऐसी जमीन जो सदियों से बड़े बड़े साम्राज्यों के बीच अपनी पहचान के लिए लड़ती आई है। तो इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। ये देखिए यूरोप का नक्शा, और ठीक यहाँ पूरब में बसा है बेलारूस। इसकी लोकेशन ही आप कह सकते हैं इसकी किस्मत की कहानी है, हमेशा से बड़े और ताकतवर पड़ोसियों के बीच में घिरा हुआ। देखिए, इस कहानी की जड़ें बहुत पुरानी हैं। 6वीं से 8वीं सदी की बात है, जब स्लाव कबीले इस इलाके में आकर बसना शुरू हुए। उन्होंने नदियों के किनारे अपनी बस्तियां बनाई, और उन्हीं में से एक थी पोलोत्स्क, जो आगे चलकर बेलारूस का पहला महान शहर बना। जल्द ही पोलोत्स्क एक बहुत बड़े संघ का हिस्सा बन गया, जिसे कहते थे कीवन रस। ये उस दौर की एक सुपर पावर जैसा था। और फिर साल 988 में एक बड़ा मोड़ आया, जब व्लादिमीर द ग्रेट ने ईसाई धर्म अपना लिया। बस उस एक फैसले ने इस पूरे इलाके की धार्मिक और सांस्कृतिक दिशा ही बदल दी। और हाँ, इसी दौर का एक बहुत ही कमाल का किरदार था पोलोत्स्क का राजकुमार व्यस्लाव। 50 साल से ज्यादा राज किया, अपनी रियासत को खूब फैलाया। लेकिन उसकी असली पहचान जानते हैं क्या थी? लोगों में ये बात मशहूर थी कि वो एक जादूगर है, जो जब चाहे भेड़िया बन सकता था। फिर साल 1240 में पूर्व से मंगोलों की एक लहर उठी, जिसने कीवन रुस को पूरी तरह तबाह कर दिया। लेकिन पता है, बेलारूस बच गया। और बचाने वाला कौन था? उसका अपना भूगोल। यहाँ के घने जंगल और दलदली जमीन एक कुदरती दीवार बन गई, जिसे मंगोलों की सेना पार ही नहीं कर पाई। मंगोलों का खतरा तो टल गया, लेकिन अब बेलारूस एक नई ताकत के असर में आ गया। पश्चिम से उभर रहा था लिथुएनिया का ग्रैंड डची, जिसने धीरे धीरे पूरे बेलारूसी इलाके को अपने अंदर मिला लिया। अब देखिए, शुरू में तो लिथुआनिया का शासन ठीक ठाक था, बेलारूसी कल्चर को भी जगह मिली। लेकिन 1569 में सब कुछ बदल गया। लिथुआनिया और पोलैंड एक हो गए और बना पोलिश लिथुआनियाई राष्ट्रमंडल। इसके बाद पोलिश अमीरों का दबदबा बढ़ा और बेलारूस के किसानों की जिंदगी बद से बदतर होती चली गई। हालात इतने खराब हो गए कि बहुत से बेलारूसी किसान भागकर दक्षिण में यूक्रेन के कोज़िक लड़ाकों से जा मिले। ये कोज़िक बड़े ही आज़ाद मिजाज और खतरनाक योद्धा माने जाते थे, और फिर इनके साथ मिलकर किसानों ने पोलिश शासन के खिलाफ जबरदस्त विद्रोह किए। इन विद्रोहों का नतीजा हुआ रूस पोलिश युद्ध। इतिहास में इसे द डेल्यूज यानी जल प्रलय के नाम से जाना जाता है, और ये नाम बिल्कुल सही है। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये था कत्लेआम, अकाल और तबाही का वो दौर जिसने बेलारूस की आधी आबादी खत्म कर दी, 50%। इस तबाही ने पोलैंड को तो कमजोर कर दिया, लेकिन पूरब में एक नई महाशक्ति यानी रूसी साम्राज्य के लिए दरवाजे खोल दिए। 1700 के दशक के आखिर तक पोलैंड के 3 बार बंटवारे हुए, और पूरा का पूरा बेलारूस रूस के कब्जे में चला गया। रूसी साम्राज्य के दौर में बेलारूसी पहचान को मिटाने की एक सोची समझी कोशिश हुई। ज़ार निकोलस प्रथम के राज में तो हद ही हो गई। बेलारूस नाम तक बैन कर दिया गया, जमीन को एक नया सरकारी नाम दिया गया, और स्कूलों में बेलारूसी भाषा पढ़ाना एक जुर्म बन गया। हाँ, इस दौर में कुछ इंडस्ट्री तो लगी, लेकिन आम लोगों के लिए गरीबी और भूखमरी ही सच्चाई थी। नतीजा, लाखों लोगों को अपना घर-बार छोड़कर एक बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका और रूस के दूसरे हिस्सों में जाना पड़ा। और जब लगा कि इससे बुरा और क्या होगा, तब आई 20वीं सदी, और वो अपने साथ लाई पहले से भी कहीं ज्यादा भयानक तबाही। पहले विश्व युद्ध ने जमीन को फिर से जंग का मैदान बना दिया, और जब तक युद्ध खत्म हुआ, रूसी साम्राज्य भी खत्म हो चुका था। इस पूरी उथल-पुथल के बीच आज़ादी की एक छोटी सी उम्मीद जगी। बेलारूसी पीपल्स रिपब्लिक की स्थापना हुई, लेकिन ये उम्मीद बहुत जल्दी टूट गई। नए-नए बने सोवियत संघ ने इस पर कब्जा कर लिया, और स्टालिन के राज में तो राष्ट्रवाद के हर विचार को बेरहमी से कुचल दिया गया। और फिर आया दूसरा विश्व युद्ध। बेलारूस के लिए ये इतिहास का सबसे काला दौर था। ये नाजी जर्मनी और सोवियत संघ की लड़ाई का एपिसेंटर बन गया। इतिहासकार इस जमीन को ब्लडलैंड्स कहते हैं। हर 4 में से 1 बेलारूसी नागरिक इस जंग में मारा गया। लेकिन इस भयानक तबाही के बीच भी बेलारूसी लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। लाखों लड़ाकों ने जंगलों से एक जबरदस्त गुरिल्ला लड़ाई लड़ी।
वो रेलवे लाइनें उड़ा देते, घात लगा के हमले करते, यहाँ तक कि एलेना मजारिक जैसी बहादुर महिलाओं ने गर्म पानी की बोतल में बम छिपाकर एक बड़े नाजी जनरल को ही मार गिराया। इतिहासकार टिमोथी स्नाइडर की ये बात उस तबाही के पैमाने को साफ कर देती है। सोचिए, ठीक द डेल्यूज की तरह बेलारूस ने एक बार फिर अपनी आधी आबादी खो दी। ऐसी त्रासदी जिसकी मिसाल पूरे यूरोप में कहीं और नहीं मिलती। युद्ध के बाद बेलारूस को सोवियत संघ के हिस्से के तौर पे फिर से खड़ा किया गया। इसे एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनाया गया जिसे सोवियत असेंबली लाइन कहते थे। लेकिन त्रासदियों ने पीछा नहीं छोड़ा। 1986 में चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट में धमाका हुआ और उसके जहरीले रेडिएशन ने देश के एक बड़े हिस्से को बर्बाद कर दिया। ये एक ऐसा जख्म है जो आज तक भरा नहीं है। 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तो बेलारूस आज़ाद हो गया। 1994 में अलेक्जेंडर लुकाशेंको देश के पहले राष्ट्रपति चुने गए और तब से लेकर आज तक सत्ता उन्हीं के हाथ में है। आज की तारीख में लुकाशेंको की बेलारूस को अक्सर यूरोप का आखिरी तानाशाह भी कहा जाता है। ये यूरोप का अकेला देश है जहां आज भी मौत की सजा दी जाती है। ये यूरोप से राजनीतिक तौर पर बहुत अलग थलग है और इसकी इकॉनमी और व्यापार लगभग पूरी तरह रूस पर ही निर्भर है। लेकिन इस पूरी संघर्ष और दमन की कहानी के अलावा भी एक बेलारूस है। ये देश है घने पुराने जंगलों का। ये वो जमीन है जिसने दुनिया को साइंस, आर्ट और लिटरेचर में कई बड़े नाम दिए हैं। और हाँ, एक मजेदार बात, इस देश की जो नेशनल लाइब्रेरी है उसकी बिल्डिंग का शेप एक रोम्बिक क्यूबोक्टाहीड्रॉन है। जरा कोशिश कीजिए ये शब्द एक बार में बोलने की। तो सदियों के संघर्ष, तबाही और फिर से उठ खड़े होने की इस कहानी के बाद सवाल आज भी वही है, बेलारूस का भविष्य क्या है? अपनी मुश्किल विरासत और आज की दुनिया की राजनीति के बीच इसका रास्ता अब भी साफ नहीं है।